क्वेश्चन नंबर 8। द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर। द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य। भारतेंदु युगीन गद्य की विधाओं और कुछ और नई गद्य विधाओं का जन्म और विकास द्विवेदी युग में हुआ। द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य पर हम इस प्रकार विचार कर रहे हैं। नाटक। हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु युग की अपेक्षा अधिक और अपेक्षित रूप में हुआ। इस युग के हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रसाद ने हिंदी नाटक को एक स्तर एवं साहित्यिक सौष्ठव प्रदान किया। अपने रचनाकाल के प्रारंभिक वर्षों में प्रसाद जी ने कल्याणी परिणय तथा प्रायश्चित नामक एकांकियों की रचना की। उनकी सज्जन तथा करुणालय नामक गीति नाट्य भी इसी काल की रचनाएं हैं। इनमें इतिहास, प्रेम तथा गीति का सफल समन्वय हुआ है। प्रसाद जी का पहला ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री है। इसके बाद विशाख की रचना हुई। प्रसाद जी का इतिहास संबंधी दृष्टिकोण विशाख की भूमिका में प्रस्तुत हुआ। उन्होंने लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया। अजातशत्रु में प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटककार रूप अपने पूर्ण निखार में है। इसके अंतर उन्होंने स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त शीर्षक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। उनकी जन्मेजय का नागयज्ञ उत्तर महाभारत काल की घटनाओं के आधार पर निर्मित नाटक है। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक के साथ ही एक समस्या प्रधान नाटक भी है। प्रसाद जी के नाटकों में पूर्वात्य और पाश्चात्य नाट्यशिल्प का अति सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। उनके नाटक न सुखांत हैं न दुखांत, वरन प्रसादांत हैं, जिनमें सुख दुख का अनूठा सामंजस्य दिखाया गया है। प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्होंने पौराणिक सांस्कृतिक समस्या प्रधान एकांकी तथा गीति नाट्यों की रचना करके विविध विषयात्मक तथा शैली विधानात्मक नाटकों का सृजन किया। उन्होंने उपन्यास। भारतेंदु युग के बाद के काल को द्विवेदी युग कहते हैं। इसमें ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों में उद्भूत और असाधारण घटनाओं की रेलपेल है। पात्रों के चरित्र के विकास का नितांत अभाव है। इस प्रकार के उपन्यासकारों में देवकी नंदन खत्री के उपन्यास प्रमुख हैं। इनकी चंद्रकांता संतति बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास सीरीज थी। रामचंद्र शुक्ल ने इन उपन्यासों में साहित्यिकता का अभाव माना है। इस युग में बंगला के उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ। अनुवादकों में प्रमुख हैं रूपनारायण पांडेय, बाबू गोपाल राम गहमरी और पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। इस युग में अनुदित उपन्यासों के अतिरिक्त तिलस्मी, साहसिक, जासूसी और रोमानी उपन्यासों की भी रचना हुई। कहानी। द्विवेदी युग की कहानी को हम कहानी विधा का शैशव काल कह सकते हैं। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार की कहानियाँ सामने आती हैं। 1. सामाजिक कहानियाँ यथा प्लेग की चुड़ैल। 2. चरित्र प्रधान कहानियाँ जैसे इंदुमती। 3. जासूसी कहानियाँ जैसे सात खूनी या गुलबहार। इस युग की कहानियों में सुधारवादी प्रवृत्ति की प्रधानता है। इस युग के कहानीकारों ने अपनी रचनाओं में किसी न किसी सुधारवादी भावना का ही चित्रण किया है। इस युग के कहानीकारों की दृष्टि मानवतावादी थी, अतः उनमें भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परंपरा के प्रति आसक्ति का भाव देखा जा सकता है। वह हर मूल्य पर जीवनगत मूल्य, मर्यादा तथा नैतिक उत्थान के पक्षधर थी। आरंभ में तो कहानीकार कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में लगे रहे
और ऐसी कहानियाँ लिखते रहे जिनमें लोगों की रोमांचित कर देने वाली स्थलों की ही अधिकता थी। लेकिन इस प्रकार का लेखन तो कहानी को आधार प्रदान करने का साधन मात्र ही था। इस युग के लेखकों में यथार्थ के प्रति आग्रह की भावना नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि उसमें सामाजिक यथार्थ को अपनाने की क्षमता नहीं थी, वरन इसका कारण यह है कि वे सामाजिक आदर्श के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थी। पूर्व प्रेमचंद हिंदी कहानी का युग राजनीतिक, पारिवारिक तथा सामाजिक दृष्टि से कोई विशेष अच्छा नहीं था। परिवारों का विघटन हो रहा था, नारियों की दशा शोचनीय थी, राजनीतिक स्वतंत्रता तो दूर की बात थी, नैतिकता का पतन हो गया था। ऐसे वातावरण में इस युग में सुधारवादी एवं राष्ट्रीय प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक ही था। किशोरीलाल गोस्वामी, केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, मास्टर भगवान दास आदि ऐसे कहानीकार थे जिनमें युगीन समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने की आतुरता थी। ब्लैक की चुड़ैल, आपत्तियों का पहाड़, दुलाई वाली तथा इंदुमती आदि कहानियाँ इसी प्रवृत्ति को सामने लाती हैं। निबंध। द्विवेदी युग में जिस निबंध साहित्य की रचना हुई उसमें लेखक के हृदय की सहज स्वच्छंदता के स्थान पर मनन और चिंतन का अधिक समावेश हुआ। निबंध के रूप, भाव और शैली सभी में परिवर्तन हुआ और भारतेंदु काल की हल्की फुल्की शैली ने प्रौढ़ता प्राप्त की। संक्षिप्त वर्ग को आकर्षित करने वाले ज्ञान विज्ञान साहित्य और अन्य विषयों पर सुंदर निबंध लिखे गए। हिंदी गद्य साहित्य में द्विवेदी युग भाषा के परिमार्जन का युग था। द्विवेदी युग से पूर्व जिस गद्य साहित्य के हमें दर्शन होते हैं उसमें भाषा की दृष्टि से बड़ी अव्यवस्था थी। हिंदी के प्रमुख निबंधकार भी अपनी रचनाओं में व्याकरण के नियमों की अवहेलना करते थे, विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखते थे तथा अशुद्ध शब्दों का व्यवहार करते थे। उनका वाक्य विन्यास भी ठीक नहीं था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की यह अव्यवस्था दूर हुई। फलतः द्विवेदी युग में हमें भाषा और शैली के प्रौढ़ एवं परिमार्जित रूप के दर्शन होते हैं। शैली की दृष्टि से वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं भावात्मक आदि निबंध इस युग में लिखे गए। विषय सामग्री की दृष्टि से भी द्विवेदी युग का निबंध साहित्य बड़ा व्यापक रूप लेकर सामने आया। इतिहास, राजनीति, धर्म, साहित्य, मनोविज्ञान आदि विविध विषयों को लेकर वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक निबंधों की रचना हुई। इसके साथ ही साथ भावात्मक शैली में बड़े सुंदर कलात्मक निबंध लिखे गए। इस दृष्टि से पंडित माधव प्रसाद मिश्र, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी विवेचनात्मक निबंधों और महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा श्याम सुंदर दास और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के साहित्य संबंधी निबंधों का भी बड़ा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की भाषाओं की सामान्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भारतीय परिवार विश्व का सर्वाधिक भाषा परिवार है। इसका बोलचाल में तो अधिक महत्व है ही, इसके साथ ही इसका साहित्यिक और धार्मिक महत्व है। इसके साथ ही इसका साहित्यिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। इसका महत्व अत्यधिक इसलिए भी है कि इसका अध्ययन, मनन सभी भाषा परिवारों से अधिक हुआ है। भारतीय भाषा परिवार की कुल 9 शाखाएं हैं जो इस प्रकार हैं: केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, ग्रीक, लेटोस्लाविक, अर्मीनियन और आर्य। इनके अतिरिक्त डेसियन, थ्रेसियन, फ्रीजियन, हित्ताइट आदि भी आर्य परिवारों की भाषाएं हैं। इनके विषय में ज्ञान इनमें लिखे हुए हैं, शिलालेखों से हो जाता है।
उपर्युक्त भारोपीय भाषा परिवारों में से अधिक महत्वपूर्ण परिवार हिताहट है, लेकिन यह भी सच है कि उसके विषय में भी भाषा वैज्ञानिकों का मत एक नहीं है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि एशिया माइनर के बोगाकुई में जो ईसा से पहले 14वीं-15वीं शताब्दी में इस हित्ताइत भाषा में लिखे हुए शिलालेख मिले हैं, उनकी भाषा के विषय में सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोसाइस का यह मानना है कि उनकी भाषा सीमेटिक है। यह भी कि उन शिलालेखों पर थोड़ा भारोपीय भाषा परिवार का प्रभाव अवश्य पड़ा है। इस विषय में भी भाषा वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। इस तरह कुछ भाषा वैज्ञानिकों का यह मत है कि ईसा से पहले 14वीं-15वीं शताब्दी में लिखे गए हिताहट भाषा के शिलालेखों पर सीमेटिक भाषा का अवश्य प्रभाव पड़ा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह भाषा भारोपीय भाषा परिवार और सीमेटिक परिवार का आकर्षक मेल है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह भाषा भारोपीय भाषा परिवार और सीमेटिक परिवार का आकर्षक मेल है। भारोपीय भाषा परिवार के विषय में भाषा वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि प्रागैतिहासिक काल में भी इस भाषा परिवार में दो मुख्य रूप से भाषाएं विद्यमान थीं। इन्हीं से निकली हुई भाषाओं की ध्वनियों में पीछे भी भेद दिखाई देते हैं। ग्रीक, लैटिन की तरह और भी भाषाओं में प्राचीन मूल भाषा के च वर्ग ने क वर्ग का रूप ले लिया। यह ध्यातव्य है कि वही च वर्ग शीर्षक उपम का रूप संस्कृत, ईरानी आदि भाषाओं में ले लिया। दूसरी शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ भाषाओं के वर्ग का कठ्य वर्ण दिखाई देता है, तो और भाषाओं में उसी शब्द में उपम वर्ण पाया जाता है। उदाहरण के लिए लैटिन में कैटुम, आप्टो, डिक्टियो, गेनुस रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं के संस्कृत प्रतिशब्द शतम, अष्टों, दिष्टि, जनः आदि शब्दों में हम उपम वर्ण को देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जर्मन अथवा ट्यूटनिक। इस शाखा का प्रचार और प्रसार दिन दुनी रात चौगुनी गति से होने लगा है। जर्मन अथवा ट्यूटनिक शाखा की ही भाषा अंग्रेजी है, जिसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अत्यधिक हो रहा है। यही नहीं, इस शाखा का अतीत भी अत्यधिक प्रेरक, शिक्षाप्रद और मनमोहक रहा है। इस शाखा की भाषाओं की यह सर्वप्रमुख विशेषता रही है कि इस शाखा की भाषाओं में संगीत से व्यवहृत होने की प्रवृत्ति है। दूसरी बात यह कि इस शाखा की सभी भाषाओं में लगभग अध्यक्षर पर बल का प्रयोग होता है। इसका अपवाद मात्र स्वीडन की ही भाषा है, क्योंकि उसमें स्वर का प्रयोग होता है। तीसरी बात यह कि इस शाखा की भाषाओं में वर्ग परिवर्तन बड़े ही निराले ढंग से होते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सबसे पहले वर्ग परिवर्तन प्रागैतिहासिक काल में हुआ। इस वर्ण परिवर्तन के कारण ही जर्मन शाखा और भारोपीय शाखाओं से अलग दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक काल के बाद इस शाखा की भाषाओं का वर्ण परिवर्तन ईसा की 7वीं शताब्दी में हुआ था। यह वर्ण परिवर्तन पश्चिमी जर्मनी की भाषाओं में हुआ था। उसी समय से जर्मनी भाषाओं को दो रूपों में देखा जाने लगा था, लो जर्मन और हाई जर्मन। लो जर्मन दक्षिणी जर्मनी के लोलड्स में व्यवहृत होने लगी थी, जबकि हाई जर्मन की उत्तरी जर्मनी के उत्तरी हाईलैंड्स में बोला जाता था। इस शाखा के दो भाग हैं, पूर्वी जर्मन और पश्चिमी जर्मन। पश्चिमी जर्मन का प्रचार प्रसार और लोकप्रियता पूर्वी जर्मन से कहीं बढ़ चढ़कर है। इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी जर्मन
शाखा में कई भाषाएं हैं, जबकि पूर्वी जर्मन में केवल 2 ही भाषाएं हैं, गाथिक और नाथ जर्मन स्कैंडिनेवियन। पश्चिमी जर्मन की भाषाओं को भी भाषा वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया है, हाई जर्मन और लो जर्मन। हाई जर्मन नामक भाग के अंतर्गत आधुनिक जर्मन और लो जर्मन नामक भाग के अंतर्गत आधुनिक अंग्रेजी भाषा क्रमशः आती हैं। साहित्य और भाषा दोनों की ही दृष्टि से भारूपीय परिवार की भाषाओं में आर्य शाखा का इतिहास सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण संसार की भाषाओं की प्राचीनता की दृष्टि से देखा जाए तो इस भारूपीय परिवार में आर्य शाखा के समान और कोई भी भाषा परिवार न तो अस्तित्व में और न किसी प्रकार की सुरक्षा में ही है। इस शाखा का महत्व तब और भी अधिक बढ़ जाता है कि इस शाखा के अध्ययन मनन के द्वारा भाषा विज्ञान को सर्वथा एक स्वर और अपेक्षित दृष्टि प्राप्त हुई है। यह भी कि इसके अध्ययन मनन से भाषा वैज्ञानिकों की भारूपीय के मूल रूप के विषय में अपेक्षित सूझबूझ प्राप्त हुई है। इसमें 2 उपपरिवार किए जाते हैं, ईरानी और भारतीय। ध्यान से देखने पर यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों में बहुत कुछ समानता है और बहुत कुछ असमानताएं भी हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. भारूपीय भाषा के मूल भाषा के अ, ए और ओ के ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के स्थान में आर्य भाषाओं में केवल अ या आ रह जाता है। 2. भारूपीय अर्थात अर्धमात्रिक अ के स्थान में आर्य भाषाओं में ई हो जाता है। 3. र और ल और उन्हीं के समान स्वर री और त्रु का आर्य भाषा में अभेद रूप हो जाता है। 4. भारूपीय 10. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर: आधुनिक आर्य भाषाएं सन 1000 के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न रूप। सिंधी शब्द सिंधु से उत्पन्न हुआ है। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंध कहा गया और उसके निवासियों की भाषा को सिंधी कहा जाने लगा। इस भाषा को बोलने वाले अब पाकिस्तान में हैं, लेकिन कुछ भारत के बम्बई, अजमेर और दिल्ली नगरों में भी हैं। इसे बोलने वाले अधिकांशतः मुसलमान रहे हैं। यही कारण है कि इसमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों की भरमार है। यह अन्य भारतीय भाषाओं से कहीं अधिक है। इस भाषा में प्राचीन साहित्य की अपेक्षा आधुनिक साहित्य बहुत अधिक प्रचलित है। इसकी लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है 5 नदियों का देश। दूसरी बात कि पंजाब में यह मुख्य रूप से बोली जाती है, इसीलिए भी इसे पंजाबी कहते हैं। अब इस भाषा को बोलने वाले पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों में हैं। भारत में पंजाबियों की संख्या 2 करोड़ से भी अधिक है। इसका विकास टक्क अपभ्रंश से माना जाता है। फिर भी यह शौरसेनी और पैशाची सहित केकय भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं है। यह गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम। पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली भाषा को लहंदा कहते हैं। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम। पश्चिमी पंजाब में बोले जाने वाली भाषा को लहंदा कहते हैं। इसका विकास केकय प्राकृत से हुआ है। इस पर ब्राचड़, पैशाची और टक का पूरा प्रभाव है। अरबी और फारसी के शब्दों की बहुलता इसमें दिखाई पड़ती है। इसकी लिपि फारसी है। इसकी बोलियां मुल्तानी, जटकी, जांगली आदि हैं। इसका साहित्य नगण्य है। हिंद नामक मूल शब्द से हिंदी उत्पन्न हुई है।
इसीलिए हिंदी की यह केंद्रीय भाषा हो गई है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं या बोलियां के वर्ग हैं जो इस प्रकार हैं। 1. पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियावी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी समूह। 2. पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का समूह। 3. राजस्थानी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी का समूह। 4. पहाड़ी, पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी का समूह। 5. बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली का समूह। हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के बोलने वालों की संख्या 53 करोड़ के आसपास है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी प्राकृत से विकसित शौरसेनी के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। वास्तव में अपने काल की राष्ट्रभाषा परिनिष्ठित संस्कृत, परिनिष्ठित पाली, परिनिष्ठित अपभ्रंश इसी क्षेत्र की भाषाएं थी। उसी परंपरा में आज इस क्षेत्र की हिंदी राष्ट्रभाषा है। गुजराती, गुर्जर जाति से इस भाषा का संबंध है। दूसरी बात यह है कि गुजरात की भाषा गुजराती कहलाती है। इसके बोलने वालों की संख्या करीब 2 करोड़ है। इसका संबंध शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश के उस रूप से है जो गुजरात में प्रयुक्त होता था। इसकी मुख्य बोलियां कठियावाड़ी, पट्टनी, सूरती आदि है। मराठी, महाराष्ट्र की भाषा को मराठी कहते हैं। इसके बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ है। इसकी मुख्य बोलियां कोंकणी है। इसे अब लोग नागपुरी, कोष्ठी, महारी आदि कहते हैं। मराठी का साहित्य बहुत ही उच्च कोटि का समृद्ध साहित्य है। बंगला, बंगाल से ही बंगल शब्द बना है। यह बंगाल और बंगला देश में बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 6 करोड़ है। इसका संबंध मागधी प्राकृत से विकसित मागधी अपभ्रंश से है। इसकी मुख्य बोलियां पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी राजवंशी, पूर्वी आदि है। बंगला की अपनी ही लिपि बंगला है। इसका साहित्य सभी भारतीय भाषाओं से समुन्नत, समृद्ध और प्रेरक साहित्य है। असमी, असमी अथवा असमिया दोनों ही आसाम की भाषा कहलाती हैं। इस भाषा का प्रयोग लगभग 3 करोड़ लोग करते हैं। इसका संबंध मागधी प्राकृत से उत्पन्न मागधी अपभ्रंश उत्तरी पूर्वी रूप से है। यह प्राचीन बंगला से बहुत प्रभावित है। इसकी अपनी ही लिपि है। यह बंगला लिपि से बहुत मेल खाती है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। इसका साहित्य समृद्ध और संपन्न है। ओडिया, ओडिया ओडिशा की भाषा है। इसका संबंध ओड शब्द से है। यह ओड शब्द मूल रूप से ओड से निकल कर आया है। इसके बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। यह मागधी प्राकृत से विकसित मागधी अपभ्रंश के दक्षिण पूर्वी रूप से निकली हुई है। यह बंगला भाषा से बहुत मेल खाती है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। इसकी मुख्य बोलियां गंजामी, संबलपुरी, भवी आदि हैं। सिंहली और जिप्सी, ये दोनों भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अभिन्न भाषाएं हैं। नेपाली भी इसी में सम्मिलित है, लेकिन उसके बोलने वाले भारत में नहीं अपितु नेपाल में है। इसीलिए सिंहली और जिप्सी का परिचय यहाँ नहीं दिया जा रहा।